आप लोगों का स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 2 जिसमें कि राजा, किसान और नगर दिया गया है। इसका हम लोग पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और जितना भी क्वेश्चन बनेगा उन सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसी चैप्टर का राजा, किसान और नगर इसका एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से आगे जितना भी प्रश्न होगा उसको कवर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। वाले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से 46 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो कवर किए जिसमें कि इसके पहले प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें प्रश्न 46 में है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका ये बात कर लेते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन सी किसका शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका निर्माण निर्माण की बात करेगा तो इसका जो निर्माण करवाया था पाल वंश के एक शासक हैं। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा। पाल वंश के शासक थे गोपाल। इसी गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना कब करवाई गई थी? 8वीं शताब्दी में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर, किस क्षेत्र में है? तो मगध में। कहाँ पर? मगध। और वर्तमान समय की बात करें तो ये बिहार शरीफ में है। वर्तमान में कहाँ पर है? ये बिहार शरीफ के अंदर है। और उस समय यही बिहार शरीफ मगध का क्षेत्र हुआ करता था। इसी मगध के क्षेत्र में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में कराया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या था? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध में अवस्थित था। और यहाँ पर मगध देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध जो है, बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश के। और इस हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ये ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बात कर लेते हैं नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसको भी याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। नंद वंश के संस्थापक हुए महापद नंद हुए। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार। और यहाँ पर पूछा गया था बिंबिसार का संबंध किस वंश से? तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। हर्यक वंश ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत की शुरुआत, शक संवत का जो शुरुआत करवाया था वो कनिष्क ने कराया था। कनिष्क यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। और अगर कनिष्क के बारे में बात करें तो ये कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसी कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। राज्यरोहण, राज्यरोहण कब हुआ? राज्यरोहण हुआ 78 ईस्वी में। और इसी 78 ईस्वी में इन्होंने एक शक संवत चलवाया था जिसका नाम है शक संवत। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा इस पर, संवत पर। शक संवत, ये जो शक संवत है, इस शक संवत की शुरुआत किसने कराया? शक संवत की शुरुआत करवाया कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने कराया। और ये शक संवत की शुरुआत कब करवाया था कनिष्क ने? तो 78 ईस्वी में।
78 ईस्वी में कराया था। अगर बात कर ले शक संवत, इसी शक संवत के आधार पर यानी शक संवत पर आधारित है भारतीय कैलेंडर, इसी शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर, आधारित है भारत का जो कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर। भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर, ये ध्यान रखिएगा। शक संवत की शुरुआत कब होती है? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा कराया जाता है? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कुषाण का एक प्रसिद्ध शासक था, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। और इसी कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ पर है? कुंडल वन है जम्मू कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और ये कनिष्क के शासन काल में यानी चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कनिष्क का संबंध किस वंश से? कनिष्क का संबंध है कुषाण वंश से। कनिष्क जिस वर्ष राजगद्दी पर बैठा यानी राज्यारोहण हुआ, उसी वर्ष इन्होंने 78 ईस्वी में एक संवत चलवाया जिसका नाम है शक संवत। और इसी शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है? वो शक संवत पर आधारित है। एक है विक्रम संवत, इसको भी ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत। और ये विक्रम संवत के बारे में भी जान लेते हैं। विक्रम संवत, इस विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व यानी बीसी, 57 बीसी में, ईसा पूर्व। और विक्रम संवत की शुरुआत किसने कराया था? तो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने। उज्जैन का एक शासक है जिसका नाम है विक्रमादित्य, उज्जैन का ये शासक था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया था, पराजित किया। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत चलवाया जिसका नाम है विक्रम संवत। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत किसने कराया था? विक्रम संवत की शुरुआत कराया था विक्रम संवत की शुरुआत कराया विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, यानी कि उसको शकों को हरा दिया था। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत चलवाया जिसका नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में। एक और ध्यान रखिएगा, एक है संवत जिसका नाम है गुप्त संवत। ये भी इंपॉर्टेंट है गुप्त संवत, गुप्त संवत से प्रश्न आएगा, इसीलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत, गुप्त संवत के बारे में बात करें तो गुप्त संवत की शुरुआत जो हुई 319 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा 319 ईस्वी में। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने करवाया था? गुप्त संवत की शुरुआत कराया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत करवाया था। गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है? 319 ईस्वी में होती है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने कराया? गुप्त संवत की शुरुआत कराया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? प्रश्न सीधा सा पूछा गया, किसके द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की गई? भूमि अनुदान की जो प्रथा थी इसको आरंभ किया गया था सातवाहनों के द्वारा। और यहाँ पर सातवाहन देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में दिया गया ताम्र लिपि बंदरगाह अवस्थित था। ताम्र लिपि बंदरगाह जो अवस्थित था ये बंगाल में, और यहाँ पर बंगाल ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी आई कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास से संबंधित प्रश्न पूछा गया, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो है ये जो समकालीन थे कालिदास, ये ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। क्या? नवरत्न। इस नवरत्न में से एक थे कालिदास, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुआ करते थे? नवरत्न। उसी नवरत्न में से एक थे कालिदास। कालिदास से संबंधित और भी प्रश्न बनेगा। कालिदास जो है, कालिदास की प्रमुख कृति जो पूछा जाता है, कालिदास की प्रमुख रचना,
ये पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कालिदास की प्रमुख रचना में पहला रचना आप लोग याद रखिएगा इस तरह से, कालिदास का पहला रचना जो आएगा वो प्रमुख रचना है जिसका नाम है कि अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। शकुंतलम। यहाँ से प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार कौन है? कालिदास है। और दूसरा याद रखिएगा रघुवंशम। रघुवंशम के भी लेखक कौन है? वो कालिदास है। कुमार संभवम इसकी भी रचना किसने किया है? कालिदास ने। मेघदूतम 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 की भी रचना किसने किया है? कालिदास। जितना भी कालिदास का महत्वपूर्ण रचना उन सभी को आप लोगों को याद रखना, जिसमें कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया। ये सभी जो है कालिदास की प्रमुख रचना, इसको आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखना। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? यानी कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा लिया था किस बौद्ध भिक्षु से लिया था? ऐसा ही प्रश्न है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे। इसी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया और बौद्ध धर्म का दीक्षा उन्होंने किनसे लिया? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में आया था? मेगास्थनीज जो है भारत में आए थे। भारत में किन के दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, लेकिन किनका राजदूत के रूप में बन के आए थे? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और साथ ही साथ इसी का मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इस इंडिका के अंदर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। ये भी ध्यान रखिएगा, 7 वर्गों में बांटा था या विभाजित किया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत, यूनान के किस शासक के राजदूत के रूप में भारत आया था? तो वो शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। और इस इंडिका के अंदर इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था या 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक का पुत्र था महेंद्र और अशोक का पुत्री थी संघमित्रा। इस अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था इनको? सिंघल द्वीप, जिसको कि श्रीलंका के नाम से जानते हैं। सिंघल द्वीप जिसको क्या कहा जाता है? श्रीलंका कहा जाता है, यहाँ पर भेजा था। ये भी बढ़िया प्रश्न है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप में भेजा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले जिस जनपद में किया गया था वो जनपद है मगध। वो कौन सा महाजनपद है? ये है मगध। मगध यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ में याद रखिएगा ये रथ मूसल क्या था? रथ मूसल जो है एक गदा जैसा घातक हथियार था। गदा के आकार का था और ये हथियार था। और इस अस्त्र का पहला प्रयोग जो किया था, इस अस्त्र का पहला प्रयोग किसने किया था?
इस अस्त्र का पहला प्रयोग हर्यक वंश का एक शासक है जिसका नाम है अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का शासक जिसका नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु ने किया था। अजाद अजातशत्रु ने किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ने किया था। रथ मूसल नामक यंत्र का पहला प्रयोग किसने किया था? तो किया था हर्यक वंश का एक शासक है जिसका नाम है अजातशत्रु, इसी ने किया था। और ये किस क्षेत्र का शासक था? तो मगध का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। और यहाँ पर देखिए हिंद यूनानी जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके साथ में और भी प्रश्न बनेंगे, उस प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं, अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी, हिंद यवन, इसी को हिंद यूनानी भी हम लोग कहेंगे। और इसी के साथ प्रश्न बनेगा, भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्के जो जारी किया था वो क्या था? कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश का एक शासक था, कुषाण वंश के शासक जिसमें कि भीम कड़फिसेस और कनिष्क का नाम आता है। भारत में शुद्ध सोने का सिक्के किसने जारी किए? भारत में शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था कड़फिसेस और कनिष्क ने। इसी में प्रश्न आएगा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के, भारत में भारत में सबसे अधिक मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त काल में किए गए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में सोने के सिक्के किस काल में जारी किया गया था? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है देखिए इस तरह से, और ये भी जितना भी प्रश्न है वो सभी सिक्के से यानी सोने के सिक्के से संबंधित है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को जो पुकारा जाता था वो दिनार के नाम से, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से। इसी में अगला प्रश्न जो बनेगा, किस गुप्त शासक के सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? किस गुप्त शासक के सोने के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? तो ये शासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो शासक हैं, समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसी गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी भी थे। यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, बताइए किस गुप्त शासक को संगीत प्रेमी भी माना जाती है, संगीत प्रेमी भी थे? तो वो है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सोने के पीछे में सोने के सिक्कों के पीछे, सोने के सिक्कों के पीछे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। इसी में देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सोने और चांदी के सिक्कों का वजन मानकीकृत यानी सेंट्रलाइज किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सोने और चांदी के सिक्कों का वजन यानी मानकीकृत कराया था? तो वो शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वैसे सुल्तान हुए जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों का वजन मानकीकृत कराया था। इसी में प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? बेहतरीन प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे इसको जो जाना जाता था अदली या दिनार के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? अदली बोलिए, अदली या दिनार के नाम से जाना जाता था। इसी में प्रश्न बनेगा, किस मुस्लिम शासक के सोने के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? किस मुस्लिम शासक के सोने के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित था? तो ये शासक है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। मोहम्मद गौरी शासक थे जिनके सिक्कों के जिनके समय में जो सिक्के चलाए गए थे, इनके सिक्कों के पीछे, सोने के सिक्कों के पीछे हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया गया था। एक प्रश्न इसी में आएगा, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए शुद्ध सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए शुद्ध सोने के सिक्के को जो कहा जाता था वो कहा जाता था अशरफी।
अशरफी का शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए शुद्ध सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? अशरफी। आगे इसी में प्रश्न बनेगा, मुगल काल में सबसे बड़ा और सबसे भारी सोने का सिक्का कौन सा था जो अकबर ने चलाया था? मुगल काल में सबसे बड़ा और सबसे भारी सोने का सिक्का कौन सा था जो अकबर ने चलाया था? वो सिक्का था शहंशाह सिक्का। इसी में एक और प्रश्न है, मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित सोने का सिक्का कौन सा था? मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित सोने का जो सिक्का था उसको इलाही कहते थे और मुहर कहते थे। ये जितना भी प्रश्न था वो सभी प्रश्न किससे संबंधित था? सोने के सिक्के से संबंधित था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर क्या है? अरबों की अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? मौर्य काल में राजकीय कृषि का जो प्रधान था उसको कहा जाता था सीताध्यक्ष। और यहाँ पर सीताध्यक्ष देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया, अरबों की सिंध विजय कब हुई? अरबों की सिंध विजय हुई थी 712 में, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? समुद्रगुप्त जो शासक बना था वो 325 ईस्वी में बना था। और 325 ईस्वी देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। ये अगला प्रश्न है, गुप्त शासन का आरंभ हुआ यानी गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी 320 ईस्वी से। और यहाँ पर 320 जो है, 320 ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है? 320 ईस्वी से। और एक सवाल याद रखिए, गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? पूरा गुप्ता पीरियड 320 से लेके 550 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है ये गुप्त वंश का शासनकाल माना जाता है। ठीक है। अगर बात कर ले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और इस गुप्त वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त। और यहाँ पर समुद्रगुप्त ऑप्शन बी के अंदर है, सॉरी गुप्त वंश ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। यानी समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। और गुप्त वंश ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और यहाँ पर विष्णु शर्मा ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। पंचतंत्र की रचना रचना किसने किया? विष्णु अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर शासक था मखदुनिया का। और मखदुनिया यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? गुप्त संवत का आरंभ हुआ था 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में या 319 ईस्वी में। कहीं पर 319 भी दिया है, कहीं पर 320 भी दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। गुप्त संवत की जो शुरुआत करवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 या 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करवाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ये श्रवण बेलगोला कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में है, और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 323 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न क्या है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और इसी हरिसेन के द्वारा एक रचना लिखा गया जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और यहाँ पर समुद्रगुप्त ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग विजय किया था सम्राट अशोक ने। और यहाँ पर 261 देखिए, 261 ईसा पूर्व ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात कर लीजिए कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोशली। कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तोसली। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ये जो कलिंग का क्षेत्र है ये क्षेत्र उड़ीसा है। कलिंग उस समय का कलिंग और अभी का उड़ीसा है ना। और इस उड़ीसा की राजधानी कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। वैसे कलिंग की राजधानी कहाँ था? तोसली। उसी तरह से उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न क्या है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो था बौद्ध धर्म। और यहाँ पर बौद्ध धर्म देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर आधारित है। किस पर है? राजनीति पर। और राजनीति यहाँ पर ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? ध्यान रखिएगा, अभिलेख में प्रियदर्शी जो नाम है यह है अशोक का। अभिलेख में प्रियदर्शी नाम किसका है? तो अशोक। अशोक ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यरोहण हुआ था ये 324 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। 324 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। राजगीर, राजगीर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ? राजगीर में। दूसरा जो हुआ ये हुआ वैशाली में। और तीसरा जो हुआ ये हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ ये कश्मीर में हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर? राजगिरी में। दूसरा कहाँ पर? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। राजगिरी ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाइयान, चीनी यात्री फाइयान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाइयान भारत में जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाइयान ये भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मृच कटिकम रचना है। मृच कटिकम किसकी रचना है? मृच कटिकम रचना है ये शूद्रक की। और यहाँ पर शूद्रक देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक का शासन काल था। अशोक का शासन काल कब से कब तक था? अशोक का शासन काल 269 से
269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये सम्राट अशोक का शासनकाल था। 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व, ये जो टाइम पीरियड है, ये अशोक का शासनकाल है। और जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहीं पर एक और प्रश्न बनेगा, अशोक के शासनकाल में यानी राज्यारोहण के कम्मे वर्ष बाद कलिंग विजय प्राप्त किया था। कलिंग विजय प्राप्त किया था, यानी कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो ये 8वें वर्ष। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों का क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कांस्युगीन नगर कहा जाता था, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा गया, ये पढ़ा गया था 1837 में। और किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रीसेप द्वारा। जेम्स प्रीसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। कब? 1837 में। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार शासक था, ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ बिंदुसार से, सॉरी, ये बिंदुसार जो है, ये मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का पहला शासक जो हुआ, मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद इसी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ, उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। और उसके बाद बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ अशोक। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, बिंदुसार किस वंश का था? बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का था। और यहाँ पर मौर्य वंश ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है, यह है बोगज कोई का अभिलेख। बोगज कोई का अभिलेख ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, वो थे कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर भारतीय इतिहास यानी कि क्लास 12 का जो इतिहास है, जिसका चैप्टर नंबर 2 था, इस